फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चीज क्या है। क्योंकि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया है जहां पे ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना, उनको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवा दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, और स्पेशली ये जो इलेक्शन टाइम पे जब इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या मतलब इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद ये क्या सच में बीजेपी और मोदी को एक झटका है, एंड ये क्या सच में एक सीक्रेट डोनेशन था टू पावर बीजेपी या आप बोलिए मोदी। तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि जैसे फॉरेन मीडिया में बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के चक्कर में क्या है कि मोदी जी को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो ये सब चीजें कितना सही है कितना गलत है, हम ये सब के ऊपर स्पेशली डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है उसका कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस होता था 2017-18 में, उस टाइम पे अरुण जेटली जी ने ये बोला था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो इसको हम क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज इवॉल्व हुआ नहीं, तो जिसके कारण इसका जितना भी ड्रॉबैक्स है, तो जिसके कारण इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। तो क्या ड्रॉबैक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पूरा इंडिया में एक ही बैंक था जो SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि ऑपोजिशन बोल रहा है तो गवर्नमेंट को सब पता रहता है। तो ये हो सकता है SBI का भी एक मतलब उनको ही अलाउ था कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है उसको इशू करने का। एट द सेम टाइम आप देख लीजिए, जब इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड होता है ना, उसमें नो बेयरर इन्फॉर्मेशन रहता है ना पे इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ है, मैं 100 करोड़ में से 50 करोड़ कोई पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा हूँ, ठीक है। 50 करोड़ मैं एक पार्टी को भी दे सकता हूँ, या आप मान लीजिए 10-10 करोड़ या 20-30 करोड़ ऐसे ब्रेकअप करके भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा नाम वो कहीं पे नहीं आएगा। एट द सेम टाइम आप मान लीजिए जो रिसीव हुआ है, ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने पैसा मतलब उसको देके खरीदा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं ही वो मान लीजिए बॉन्ड का आप मान लीजिए पेपर लेके मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खरीद के किसी और को वो पेपर दे दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा कि वहां पे जाके दे दीजिए। तो इसके चक्कर में भी ये सब चीजों के लिए ये एकदम गलत चीज हो रहा था, ऐसा नहीं कि गलत चीज नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया कि 12 अप्रैल 2019 से जितना भी उनको मिला है, जितना पैसा मिला है, किसको कौन सा पार्टी को मिला है, किसने ये बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, ये सब डिस्क्लोज करने के। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि मान लीजिए किसने वो मतलब बॉन्ड को आप बोलिए इनकैश किया है, वो इन्फॉर्मेशन शायद मुझे लगता नहीं कि ना SBI के पास होगा, ना ये इलेक्शन कमीशन या किसी और जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास होगा। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कब तक आपको डिस्क्लोज करना है? 6 मार्च 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको सबमिट करना है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 13 मार्च तक ये चीज पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये उनका जो अभी ऑर्डर आया है अकॉर्डिंग टू यही है। अच्छा, इसके ऊपर मेरा जो टेक है, हाँ, ये चीज जो चीज अभी तक जो चीज हो रहा था, ये चीज गलत हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग उस टाइम पे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, अरुण जेटली जी ने ये चीज बोला था कि ब्लैक मनी और जो करप्शन है वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्लैक मनी या करप्शन करने का और भी तरीका होता है, और इस तरीके तो से मुझे लगता नहीं कि आप ये चीज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि कौन परचेस कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, किसी का नाम इन्फॉर्मेशन आप ऐसे पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकली भी अनवायबल चीज है, क्योंकि मान लीजिए मैंने वो चीज क्यों खरीदा है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो जजमेंट है उसके चक्कर में क्या होगा कि मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगा। या मान लीजिए मेरे साथ किसी का दुश्मनी है, तो फिर मैं तो वो वल्नरेबल बन जाऊंगा ना। तो ये सब चीजों के ऊपर भी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीजें जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो चीज अभी बोला है कि उन्होंने ये 16 मार्च तक ये चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। आई थिंक वो दे दिया जाएगा, रिस्बे कर देगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन को वो डेटा को मतलब कंपाइल करने में आई डोंट थिंक कि वो 30 मार्च तक कोई पब्लिश होगा नहीं। हो सकता है कि आप मान लीजिए ये इलेक्शन चला जाएगा, हाँ, उसके बाद ये सब चीजें डिस्क्लोज हो जाएगा। अभी फॉर टाइम बिंग तो डिस्क्लोज होगा नहीं, वो बहुत डिफिकल्ट है, और उसको मतलब वो क्या बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप मान लीजिए कोई RTI फिलअप कर रहे हैं ना CIC में, ठीक है, वहां पे भी आपको बोला जाता है कि नहीं, आप इलेक्शन मतलब इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है उसके बारे में एक लिमिट तक इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है, उससे बियॉन्ड इट इज नॉट अलाउड। इवन इनकम टैक्स में भी थोड़ा बहुत गलती हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए आप चीज़ों को डोनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स में भी मतलब
मतलब आपको मिल जाता है, कुछ रिबेट वगैरह मिल जाता है। मतलब चोरी हर किसी ने किया है, जिन्होंने ये दान दिया है उन्होंने भी चोरी किया है, जिन्होंने दान लिया है उन्होंने भी चोरी किया है। मतलब हर ये जो पूरा प्रोसेस हो ना, इस प्रोसेस में हर कोई इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी बहुत लोग मोदी को गाली दे रहा है या बीजेपी को गाली दे रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये चोरी हर किसी ने किया है। इसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये बोल दिया, मतलब अभी क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट बोल दिया कि जो इंडिविजुअल है या इंस्टीट्यूशन है या कोई भी कंपनी है, मतलब किसने कितना चंदा दिया हमें बताओ, ये अब होगा नहीं, ठीक है। अब स्पेशली देखिएगा कंपनी में या आप बोलिए इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप ये बोल सकते कि हमें इतना चंदा हमने दे दिया, लेकिन उस चंदा किसने आपको दिया है, मतलब आप किसको दिया है वो मतलब डिस्क्लोज नहीं होता है। मैक्सिमम जो अमाउंट होता है ना वो आपका बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन उससे आपका ये जो पूरा प्रोसेस में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि ये जो चीज हुआ है ना, इससे जो आर्टिकल 19 है, वो आर्टिकल 19 का जो 1A क्लॉज है ना, वो क्लॉज ही वायलेट हुआ है। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि नया बिल शायद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि ये जैसे ये इलेक्शन टाइम आई थिंक वो 2-3 महीने में ये अनाउंस हो जाएगा, तो इस टाइम पे कोई पार्लियामेंट का सेशन वेशन ये सब तो नहीं चल रहा है, तो आप इस टाइम पे कोई नया बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये इलेक्शन जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें प्रॉब्लम बहुत सारा है। उसमें आप देखिए एक्चुअली ये जो पॉलिसी था ना, ये पॉलिसी बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली जो नेगेटिव एंगल में है, ठीक है। अब ये जो मनी पॉलिटिकल नेक्सस ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड से आ जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब ये बोला गया था ब्लैक मनी और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन सबको पता है कि ब्लैक मनी हो सकता है कि इंडिया का अभी जो करंट फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें नहीं है, लेकिन करप्शन है, करप्शन भर भर के है, ठीक है। इवन आप देखिएगा कि ये जो उर्जित पटेल है, उर्जित पटेल जो मतलब देन आरबीआई गवर्नर, तो उन्होंने ये चीज़ बोला था कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत बढ़ जाता है, और जिसके कारण भी आप देखेंगे कि बीजेपी को ऑलमोस्ट 54%, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास रफली ये फिगर है। बहुत जगह पे आप फिगर 1-2 इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारा सोर्स वो डिफरेंट कोट किया गया है। तो 50% बैक टू आवर टॉपिक, ये 54% बीजेपी को मिला है, ठीक है, उसमें 6000 करोड़, टीएमसी को तो 96% मिला है, ऑलमोस्ट रफली 1000 करोड़, कांग्रेस को 61% मतलब 1120 करोड़, इतना पैसा मिला है, ठीक है। तो ये सच में कि ये जो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एकदम इलेक्टोरल जो बॉन्ड है ना इसको फैसिलिटेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट इस एंगल में जो आया है ना, आपको इसको सराहना चाहिए। स्पेशली देखिएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बहुत बार बोला है कि देखिए जो फॉरेन कंपनीज है या फॉरेन फंडिंग इंडिया का जो इलेक्शन है इसमें हो रहा है, तो इसको भी करप्ट करने की जरूरत था, लेकिन उनके पास भी उतना पावर नहीं था कि उन्होंने वो कुछ स्टेप ले पाए, तो जिसके कारण ये जो रेड फ्लैग होने वाला था, ये इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर बात किया था। इसके बाद देखिएगा कि जो हाईएस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो हाईएस्ट इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो 2 जगह से परचेस हुआ है, ठीक है। एक हुआ है मुंबई से परचेस हुआ है, एसबीआई का जो मेन ब्रांच है उससे, क्योंकि वहाँ पे भी आप वो चीज़ इशू हुआ है। तो परचेस कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा परचेस भी हुआ है, सबसे ज़्यादा खरीदा मतलब इशू भी वहाँ से हुआ है। एक मुंबई से हुआ है, एक है कोलकाता। अब मुंबई तो देखिए ठीक है, क्या वो फाइनेंशियल हब है, तो जिसके कारण हो सकता है, लेकिन कलकत्ता जैसे जो शहर है या आप बोलिए जो टियर 2 टियर 3 में इशू हो रहा है, वहाँ पे इतना इशू क्यों हो रहा है? तो आप ये जो बहुत सारा ये जो बिल का लाने का ऑब्जेक्टिव जो था ना कि करप्शन कम करना या ब्लैक मनी को कम करना, वो ये चीज़ हुआ नहीं है। स्पेशली देखिएगा ये जो कोलकाता जैसे स्टेट में जहाँ पे एकदम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री उतना है नहीं, जॉब के लिए ये सब जो स्पेशल बंगालीज लोग हैं तो वो लोग ये बेंगलोर या मुंबई चला जाता है। तो ये जाता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर क्यों ये जो ब्रांच में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो इशू हो रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण भी ये जो करप्शन ब्लैक मनी इससे नहीं, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं जाएगा, कोई और तरीका हो सकता है, वो नहीं जाएगा। नाउ बैक टू कंपनीज में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। देखिए कंपनीज जैसे आपने जो डीवाई चंद्रचूड़ का जो डिस्कशन है या आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट का जो लाइव स्ट्रीम है, आपने वो चीज़ अच्छे से सुना होगा, तो आपको पता होगा कि उन्होंने ये चीज़ बोला है कि मान लीजिए कोई कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कर रहा है, वो भी एलिजिबल है इसके लिए, मतलब ये डोनेट कर सकता है। या मान लीजिए कोई कंपनी 100 करोड़ है, तो इसके लिए मतलब वो भी एलिजिबल है इसके लिए, मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आप उसको मतलब वो कंपनी परचेस कर सकते हैं या किसी को दे सकता है। तो ये एक्चुअली क्या करता है, बैक एंड से ना मनी लॉन्ड्रिंग को फंड करता है।
तो उन्होंने ये चीज बोला कि कोई एक मतलब एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि मान लीजिए कोई कंपनी 1 रुपया प्रॉफिट कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस पोजीशन में है जहां पे आपका वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड को फंड कर सकता है। या आप मान लीजिए इसमें और एक प्रॉब्लम है इसमें कि मान लीजिए मेरा लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पैसा दे रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आ जाएगा तो जो पॉलिसी है ना वो पॉलिसी मेरे फेवर में हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, अब मुझे तो पता नहीं है कि किसने ये चीज दिया है, ठीक है, किसने डोनेट किया है, तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्ट जो पॉलिटिशियन जो पॉलिसी बना रहा है ना तो वो मुझे फेवर करे, मतलब जो कॉमन सिटीजन है उनके लिए है या वो जो जिन्होंने ये चीज डोनेट किया है उनके लिए है। तो ये जो डिस्टिंग्विश होना ना ये बहुत जरूरी था। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड इंडिया कंसेप्ट जो है वो ऐसा नहीं कि इंडिया में नया कंसेप्ट था 2017 में, ये यूएस यूरोप में होता है। लेकिन यूएस यूरोप में ये चीज होता है कि जो वहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है या इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन क्या करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट तो करता है और जनरली वो सब चीजें ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आप मान लीजिए यूएस और यूके में उनका आप देखिएगा कि पॉलिटिशियंस जो है ना वो पॉलिटिशियन दे आर बिलियनियर्स। यहाँ पे इंडिया में मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन का, स्पेशली आई थिंक कर्नाटका का जो मतलब शिव कुमार है, तो आई थिंक उनके पास 1000 करोड़ है, ठीक है, जो रिचेस्ट पॉलिटिशियन है। वहाँ पे ये जो यूएस यूरोप में ना आपके पास 2 बिलियन या 3 बिलियन होना मतलब 12,000 करोड़, 16,000 करोड़, आप बोलिए 24,000 करोड़, मतलब इतना अमाउंट में रहता है। मतलब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो प्रोसेस है या आप बोल लीजिए इसके मतलब अनुरूप कुछ भी आप ला रहे हैं ना, तो ठीक है, आप एक लेवल तक तो ठीक है पॉलिटिकल फंडिंग्स तो आप उसको ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज में इंडिविजुअल्स है ना उसको आप मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और जिसके कारण क्या है कि उनका जो वेल्थ है ना वो उस टाइप का बन जाएगा। उससे क्या होगा, जो जैसे यूएस में भी ये जो प्रॉब्लम है ना कि वहां पे कोई भी बिल आता है ना उसमें क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस्ड रहता है, वो ऐसा नहीं कि सब एवरी टाइम आपका जो कॉमन सिटीजन है उसको ही फेवर करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आप मान लीजिए ये जो चीज मतलब आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है आप ये बोल रहे हैं एज ए इंस्टीट्यूशन को मत दीजिए, लेकिन आप इंडिविजुअल को दे सकते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप जब जो इंस्टीट्यूशन है इसको देना जब जिस दिन बंद कर देंगे तो मान लीजिए इंडिविजुअल को गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी बहुत सारा ड्रॉबैक है। तो मतलब क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ना कि मनी वो सूटकेस में भर भर के जा रहा था, तो सेम प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, मतलब आप इसको बंद कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि ये जो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था मनी बिल, तब ये हुआ था थ्रू फाइनेंस बिल हुआ था, जो कि होना नहीं चाहिए था। इवन बहुत जगह पे इसको रिपील किया गया है, मतलब बहुत सारा जो एक्ट है ना आईटी एक्ट को रिपील किया गया था। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इलेक्शन कमीशन 1951 का, वो भी उसको रिपील किया गया था। कंपनीज एक्ट उसको भी रिपील किया गया था। नाउ ये सारा ना ये बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स किस लिए है मैं आपको बोलता हूँ। ये जो कंसेप्ट है ना, सिमिलर टाइप का कंसेप्ट 1969 में इंदिरा गांधी भी इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे बोला था कि कंपनी, आप मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसका 5% जो प्रॉफिट है वो आप इसको डोनेट कर सकते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को। अब चीजें क्या हुआ, धीरे धीरे राजीव गांधी आया तो ये चीज हो गया 7.5%, ठीक है। और आप मान लीजिए कोई चीज गलत तरीके से करे तो पहले जेल था 3 साल के लिए, उसके बाद राजीव गांधी ने आके चेंज कर दिया, उसको 5 साल कर दिया। लेकिन 2013 में या इलेक्टोरल बॉन्ड जब से इशू हुआ तो इसमें बोल दिया कि मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप जितना चाहे डोनेट कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होगा नहीं। ये सच में प्रॉब्लम्स है, आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना। और इसी वजह से भी देखिएगा कि जैसे मैंने बहुत बार चीजें पहले ही डिस्कस किया है कि मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत गलत चीज है ये। आप या मान लीजिए किसी को पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने से पहले जो एनवायरनमेंट है ना, वो आप एनवायरनमेंट को इनडायरेक्टली आप पुश कर रहे हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि अब बंद हो जाए, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन चीजें क्या है कि आपको धीरे धीरे मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि आप एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर रहे हैं ना, मतलब आप इंस्टीट्यूशनल लेवल में बंद कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल में फिर से वही चीज हो जाएगा मनी विद सूट के कंसेप्ट, ठीक है। जैसे 10th शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में क्या है कि इंडिविजुअल अप्रोचिंग तो ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए 2/3 मेजोरिटी में एक जगह पे पोच हो रहा है तो वो लॉजिकल है, ठीक है। मतलब चीजें
बस कॉइन के इस पार उस पार सेम ही चीज है, इधर उधर बहुत सारा नहीं होता है। और ये जो कंपनीज के ऊपर हम लोग इसलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि देखिए कंपनीज जो है ना, जैसे हम लोग एज ए इंडिविजुअल वोट देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, आपका आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो आपका पॉलिसी होगा वो आपका फेवर में होना चाहिए। लेकिन वो जो पॉलिसी है कोई एक इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को या कंपनी को फेवर कर रहा है तो वो चीज़ गलत है, डिट्रीमेंटल है। स्पेशली देखिएगा कि हम लोग जो है एज ए इंडिविजुअल वर्नरेबल है टुवर्ड्स ये जो फार्मा कंपनीज है, या आप बोल लीजिए डिजिटल इकोनॉमी के चक्कर में जितना सोशल मीडिया में, तो उस टाइम पे हम लोग क्या है इंडिविजुअली वर्नरेबल है। तो मान लीजिए हमारा जो पॉलिसी है ना वो हमें एकदम क्लियर पता होना चाहिए क्या पॉलिसी आ रहा है, क्या पॉलिसी नहीं आ रहा है, और ये जो पॉलिसी आ रहा है किस वजह से आ रहा है, इसमें कौन कौन बेनिफिट हो रहा है या कौन कौन बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये सब के ऊपर भी चर्चा होना चाहिए, और जिसके कारण ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हो, मतलब अभी तक जो चीज़ें हो रहा था इसको बंद करना सही था। और स्पेशली देखिएगा कि ये जो प्राइवेट इक्विटी फंड है, मतलब आप मान लीजिए कोई कंपनी का पास कोई प्रॉफिट है ही नहीं, लेकिन आप अभी क्या है, तो पहले तो ये इतना नहीं था, लेकिन अभी जो प्राइवेट इक्विटी फंड है या हेज फंड है, ये लोग क्या करता है, जो पॉलिसी है ना उसको मैनिपुलेट करता है। मतलब यूएस में जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रो प्रॉब्लम यहाँ पे भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू हो रहा था। तो ये जब चीज़ों के ऊपर भी रोक लगा देना चाहिए। स्पेशली आप देखिएगा कि ये जो IFB एग्रो वर्सेस तृणमूल कांग्रेस में एक इशू हुआ था। IFB एग्रो का आप जब प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे या आप जो उनका P&L स्टेटमेंट देखेंगे, प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट, तो वो उतना कम्पिटिटिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फोर्स किया गया है कि 40 करोड़ हमें पे करो, अदरवाइज तुम्हें बिजनेस नहीं करने देंगे। सच में ये हालत हुआ था। इवन आप देखिएगा कि ये जो बंगाल में बहुत सारा जगह, ये बंगाल का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत जगह पे है कि आप हमें पैसा दीजिए तब जाके आपको एक बहुत अच्छा हम लोग एनवायरनमेंट देंगे, आपका जो पॉलिसी है वो थोड़ा आपको फेवर कर देंगे। मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से जो ब्लैकमेलिंग चल रहा था ना, ये हो सकता है कि बहुत लोग बीजेपी सेंट्रल लेवल में नहीं किया है, लेकिन आप बोलिए जो नीचे लेवल में वो उसने किया है, TMC या कोई भी रीजनल पार्टी है वो मतलब सेंट्रल लेवल में भी चल रहा है, रीजनल लेवल में भी, स्टेट लेवल में, हर जगह पे यही चीज़ें चल रहा है। तो जो कि इस चीज़ से जब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है ना, तो इसके वजह से क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपका ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, और करप्शन कितना कम होगा, ब्लैक मनी कितना कम होगा, दिस इज नॉट वेरी क्लियर। मतलब ये तो ये बोलना ही बहुत डिफिकल्ट है। Anyways, with this thing, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.